नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उमर जहाँ कहानी का 7वां हिस्सा। हमारी कहानियों की सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। नूरी की लाश में जान आ गई और वो कुंड से बाहर निकल आई। वो अनवर अली को घूर कर देख रही थी। अनवर अली खौफजदा थे। नूरी की लाश धीरे धीरे अनवर अली की तरफ बढ़ने लगी। उसको बढ़ता देख उमर जहां अनवर अली के सामने खड़ी हो गई। उमर जहां को देखकर नूरी की लाश वहीं रुक गई। वो कुछ देर रुककर उस बच्ची की तरफ बढ़ी जिसको कैलाश बलि चढ़ाने के लिए लाया था। उस बच्ची को भी होश आने लगा था और वो आंख मलते हुए उठी तो उसने नूरी की लाश को अपने ओर बढ़ते देखा। ये नज़ारा देखकर वो खौफ से चीख उठी। नूरी की लाश उस बच्ची की तरफ लपकी कि तभी बच्ची के सामने उमर जहां आ गई। ये देखकर नूरी की लाश फिर वहीं रुक गई। उमर जहां ने मन ही मन कुछ पढ़ना शुरू किया कि तभी नूरी की लाश चीखते हुए बिजली की सी रफ्तार से वहां से निकल गई। ये नज़ारा देखकर वो बच्ची खौफजदा हो गई और एक बार फिर बेहोशी की हालत में चली गई। उमर जहां ने उस बच्ची को गोद में उठाया और अनवर अली से बाहर चलने को कहा। अनवर अली उमर जहां के साथ बाहर आ गए। बाहर उनका मुलाजिम दलवीर तांगा लिए हुए खड़ा था। उमर जहां ने उस बच्ची को तांगे में रखा और अनवर अली को बैठाकर खुद भी तांगा हाँकना शुरू कर दिया। भी खौफजदा हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे खौफनाक मंजर नहीं देखे थे। उमर जहां उनकी कैफियत समझ गई थी। उसने अनवर अली से कहा, अब कोई खतरा नहीं है आपको। हम सब वहां से निकल आए हैं और अब आप भी घटना के बारे में बार बार मत सोचिए और घर चलकर भी इस बारे में किसी से जिक्र ना करिएगा। अनवर अली ने हाँ में सर हिलाया और कहा, लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया कि आखिर नूरी की लाश जिंदा कैसे हो गई। इस पर उमर जहां ने कहा, मुठभेड़ के दौरान आपके खून के कुछ छींटे उस शैतान नुमा मूर्ति और नूरी की लाश पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका आधा काम हो गया था। इसलिए वो बदरूहें नूरी की लाश में पूरी तरह दाखिल हो गईं और लाश जिंदा हो गई। लेकिन कैलाश का अमल अभी पूरा नहीं हुआ था। अमल पूरा करने से पहले था। इसलिए अब नूरी की लाश उस अमल को खुद ही पूरा करने की कोशिश कर सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अमल पूरा करने के बाद वो बदरूहें शैतानी ताकतों की मालिक हो जाएंगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दलवीर ने एकदम से तांगा रोक दिया। अनवर अली ने कहा, रुक क्यों गए दलवीर? तो दलवीर ने सामने की ओर इशारा किया। उन लोगों ने देखा कि सामने अकरम और उनके साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों के बीच वही चुड़ैल खड़ी थी जिसको अनवर अली ने यहाँ आते वक्त देखा था। उस चुड़ैल के हाथ खून से सने हुए थे। वो चुड़ैल अकरम की लाश की तरफ बढ़ी और उसकी लाश पे बैठकर अपने दोनों नाखून उसके सीने में धंसा दिए और उसका सीना फाड़ कर कलेजा बाहर निकाल लिया। उमर जहां ने दलवीर से कहा, आप आगे बढ़िए और लाशों के किनारे से तांगा निकाल लीजिए। दलवीर ने सवालिया नज़रों से अनवर अली की तरफ देखा। उमर जहां ने कहा, आप तांगा निकालिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। दलवीर ने जल्दी से तांगा हाँकना शुरू कर दिया। तांगा आगे बढ़ता देख वो चुड़ैल अनवर अली की ओर ध्यान से देखने लगी और खौफनाक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेरते हुए अपना सिर लहराने लगी। अनवर अली अपनी नज़रें नीची करते हुए वहाँ से निकल आए। उस दिन के उजियारे ने अपने पैर पसार लिए थे। सुबह हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उस बच्ची को भी होश आने लगा था। वो कराहते हुए उठकर बैठ गई और अनवर अली को देखकर थोड़ा सहम गई।
अनवर अली ने उससे कहा, बेटा डरो नहीं, हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग उस जगह से दूर आ चुके हैं। उस बच्ची ने अनवर अली से कहा, मुझे घर जाना है। इस पर अनवर अली ने कहा, ठीक है, हम आपको आपके घर छोड़ आएंगे। वैसे आपका घर है कहाँ? इस पर उस बच्ची ने कहा, हमारा घर छैलपुर गांव में है। इस पर अनवर अली ने कहा, आपका गांव थोड़ा सा दूर है, अगर अभी जाएंगे तो फिर रात हो जाएगी, इसलिए आज का दिन हमारे घर में गुजार लो। हम कल सुबह ही तुमको तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। इस पर उस बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। अनवर अली ने उससे ये भी कह दिया कि वो उनके घर पर किसी के पूछने पर यही बताए कि उसको कुछ दुश्मनों ने अगवा कर लिया था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली और अनवर अली से मिल गई। वो बच्ची अनवर अली की बातें समझ चुकी थी। उमर जहां ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम गुलनार बताया। अब धीरे धीरे वे लोग गुलबाग पहुंच चुके थे। अनवर अली का तांगा अपने घर के पास आकर रुक गया। अनवर अली अपने घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे अंदर दाखिल हुए, उनके पोती पोतियां दौड़कर अनवर अली के पास आ गए। घर में बैठे लोग अनवर अली को देखकर खुश हो गए, लेकिन उमर जहां और गुलनार को देखकर वे हैरान हो गए, और उससे भी ज़्यादा वे हैरान थे उमर जहां की खूबसूरती देखकर। उमर जहां किसी परी की तरह खूबसूरत थी। अनवर अली ने उमर जहां से सबका परिचय करवाया। उन्होंने कहा, आओ उमर जहां, मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाता हूँ। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मेरी बीवी रज़िया, और ये है मेरी बहू शक्रुनिसा, ये है हमारा पोता सलीम, और ये है मेरी 3 पोतियाँ अफ़ीफ़ा, अफ़िया और अफ़नन। हमारा एक बेटा भी है जिसका नाम आफ़ताब है, शायद वो इस वक्त यहाँ नहीं है, और तुम सब इनसे मिल लो। ये हैं उमर जहाँ और ये हैं गुलनार। उमर जहाँ ने सबको बड़े अदब से सलाम किया। सभी ने उमर जहाँ को उसके सलाम का जवाब दिया। अनवर अली की बेगम रज़िया ने उन सबको वहीं बैठाकर अनवर अली को अंदर बुलाया और उन्हें अंदर ले गई। अंदर ले जाकर वो अनवर अली से कहने लगी, ये लोग कौन हैं? इस पर अनवर अली ने कहा, ये उमर जहाँ है, इसके माँ बाप दंगे में मारे जा चुके हैं, इसका अपना तो कोई मिला नहीं, तो मैं इसको घर ले आया। इस पर रज़िया ने कहा, तो क्या ये घर पर ही रहेगी हमारे साथ? अनवर अली ने कहा, हाँ। इस पर रज़िया ने कहा, ये नहीं सही है, किसी को भी उठाकर ले आओ और हम उसे रख लें। इस पर अनवर अली ने कहा, खुदा का खौफ कर रज़िया, उमर जहाँ एक बच्ची है, और किसी बेसहारा बच्ची को मैं ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस पर रज़िया ने कहा, ठीक है, अकेला ना छोड़ सकते थे तो कहीं और डाल देते, इसे घर पर लाने की क्या ज़रूरत थी? इस पर अनवर अली ने कहा, उमर जहाँ अब यही रहेगी, अगर किसी को ऐतराज़ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रज़िया बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। अनवर अली ने अपनी बहू से खाना निकालने को कहा। उसकी बहू ने चुपचाप रसोई जाकर खाना निकाला और सभी को खाने के लिए कहा। वे सब हाथ पैर धुलकर खाने लग गए। अनवर अली की बहू को उमर जहाँ से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि दंगे में उसके माँ बाप की मौत की खबर सुनकर उसको उमर जहाँ पर तरस आने लगी थी। खाना पीना खाकर अनवर अली ने उमर जहाँ को उसका कमरा दिखाया, जहाँ सभी बच्चे सोते थे। अनवर अली ने उमर जहाँ से कहा कि अब तुम मेरी पोतियों के साथ ही यहीं पर सो जाया करना। इसके बाद अनवर अली पलंग पर लेटकर आराम करने लगे और बच्चे आंगन में खेलने लगे। अनवर अली की बहू शक्रुनिसा घर के काम में व्यस्त हो गई, तो उमर जहाँ ने उसका काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। शक्रुनिसा ने उमर जहाँ से कहा, अरे बेटी,
आप रहने दो, मैं कर लूँगी। इस पर उमर जहाँ ने कहा, कोई बात नहीं, मिलकर काम करेंगे तो जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। अनवर अली उमर जहाँ की बातें सुन रहे थे। वे मन ही मन ये सोचने लगे कि ये जोया की परवरिश का नतीजा है कि उमर जहाँ किसी समझदार लड़की की तरह बात कर रही है। जोया और उमर जहाँ का मिलना, फिर अकरम और नूरी की जिंदा लाश को देखना, चुड़ैल को देखना, ये सब अनवर अली की ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। अनवर अली सोच में पड़ गए कि आखिर नूरी की लाश जिंदा कैसे हो गई और वो इस समय क्या कर रही होगी। अनवर अली ने मन ही मन ये दुआ की कि नूरी की जिंदा लाश किसी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अनवर अली को ये नहीं पता था कि नूरी की लाश लोगों का शिकार करने निकल चुकी है। अनवर अली के गांव से दूर किसी दूसरे इलाके में नूरी की लाश सुनसान इलाके में भटक रही थी। वो कफन में लिपटी जंगल में घूम रही थी। कफन में लिपटे होने के कारण उसके कदम ज़्यादा लंबे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार किसी घोड़े से कम न होती। वो कफन में लिपटी खुले बाल और भयानक शक्ल लेकर जहाँ भी जाती, जंगली जानवर भी खौफ खाकर उससे दूर भाग जाते। दोपहर के वक्त वो जंगल में पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने दूर से एक मुसाफिर को आते देखा। वो 15-16 साल का लड़का था। वो पैदल ही कांधे पर झोला टांगे हुए मस्ती भरी चाल में चलता आ रहा था। जंगल के पास पहुंचकर वो वहीं रुक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसको अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। अमरूद तोड़ने की गर्ज से उसने एक पत्थर अपने हाथ में उठाया और अमरूद पर मारने लगा, जिसमें से एक पत्थर नूरी के पास आकर गिरा। नूरी ने पत्थर उठाया और अमरूद पर मारा। उस लड़के को एहसास हुआ कि किसी और ने वहाँ पत्थर मारा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। उसने कुछ अमरूद तोड़े और पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अब नूरी उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। वो दबे पांव धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। उस लड़के को वहाँ पर नूरी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर इधर उधर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसको कोई दिखा नहीं। वो वहीं बैठकर फिर अमरूद खाने लगा। नूरी उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी और धीरे धीरे वो उस लड़के के पास पहुंच गई। नूरी ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो वो लड़का चौंक कर उठकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसकी नज़र नूरी की लाश पर पड़ी तो वो बुरी तरह चीख उठा। वो तुरंत वहाँ से भागने लगा, लेकिन खौफ ने उसके हाथ पैर जाम कर दिए थे। वो तेज रफ्तार से भाग नहीं पाया। नूरी उसके पीछे पीछे भागती आ रही थी। देखते ही देखते वो उस लड़के के पास आ गई और उसका गला दबाने लगी। वो लड़का छटपटाने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो मर चुका था। उसको मौत के घाट उतारने के बाद नूरी वहाँ से चली गई और फिर उन्हीं जंगलों में भटकने लगी। धीरे धीरे दोपहर हो गई और वहाँ कुछ बच्चे अपनी बकरियाँ चरवाने के लिए ले आए। उनकी बकरियां वहीं चरती और बच्चे आपस में वहीं खेलने लगते। खेलते हुए एक बच्चे को प्यास लगी तो वो नहर के पास चला आया। वहां जाकर वो अपने हाथ पैर धुलने लगा। उसने जैसे ही पानी में हाथ डाला तो उसको पानी में नूरी की परछाई दिखाई पड़ी। वो जैसे ही मुड़ा, नूरी ने उसको पानी में डुबो दिया। वो बच्चा पानी में ही तड़पता रहा और उसकी सासों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसको मारकर नूरी फिर जंगल की ओर चली गई और जब वो बच्चा लौट कर नहीं आया तो उसके साथी उसको ढूंढने लगे। उसके साथी उसको ढूंढते हुए उस पहले लड़के की लाश के पास पहुंच गए। उसको देखकर वे लोग डर के मारे वहां से भाग गए और अपने घर जाकर सबको सारी बात बताई तो उस गांव के लोग वहां पर पहुंच गए और उस अनजान लाश को देखकर वो लोग भी घबरा गए और उस चरवाहे के लड़के की भी लाश मिल गई
जो नहर के पास पड़ी थी। अब सभी ने यह अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि किसी ने इस अनजान लड़के को मारा होगा। उसी वक्त ये पानी पीने यहाँ आया होगा और इसने मारने वाले को देख लिया होगा, इसलिए कत्ल करने वाले ने इसको भी मार दिया होगा। गांव के लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे थे, लेकिन सच्चाई से सभी नावाकिफ थे। गांव वालों ने कोतवाल को खबर कर दी। कोतवाल तफ्तीश के लिए उस लड़के की लाश को उठाकर ले गए। अब रात हो चुकी थी और ज़्यादातर इलाकों में सन्नाटा हो चुका था। नूरी की लाश अब अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वो रास्तों और जंगलों को पार करते हुए चली जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक तांगे पर पड़ी, जिसमें एक आदमी और उसकी बेटी बैठी थी। कहते हैं कि जानवरों की नज़र बदरूहों को पहचान लेती है, इसलिए तांगे के घोड़ों ने नूरी की मौजूदगी को पहचान लिया और तुरंत वहाँ बिदक पड़े। वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। उस पर सवार आदमी काफ़ी कोशिशें करता, लेकिन घोड़े आगे ना बढ़ते। उल्टा वो घोड़े बुरी तरह कांपने लगे। उस तांगे वाले ने नीचे उतर कर देखा तो डर के मारे दोनों घोड़े कांप रहे थे। तभी उस आदमी को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा तो खौफ से चीख निकल पड़ी। उसके सामने नूरी थी। उसने उस आदमी का गला दबोच लिया। यह मंजर जब उसकी बेटी ने देखा तो खौफ से लरस गई। उसकी चीख निकल गई। उसे समझ न आया कि वो क्या करे। उस आदमी ने अपनी बेटी से वहाँ से भागने के लिए कहा। उसकी बेटी ना चाहते हुए भी डर की वजह से वहाँ से भागने लगी। उसने अपने तांगे को दूसरी तरफ भगाया। नूरी ने उस इंसान को भी मौत के घाट उतार दिया और उसकी बेटी के पीछे दौड़ने लगी। नूरी की रफ्तार घोड़ों की रफ्तार से काफ़ी तेज थी। उस लड़की ने जब पलट कर देखा तो नूरी तांगे के बिल्कुल पीछे हाथ फैलाए हुए दौड़ रही थी। उस लड़की ने घोड़ों पर चाबुक चलाया, लेकिन उसके घोड़े नूरी से दूर न भाग पाए। उस लड़की को एकदम से झटका महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो नूरी उसके तांगे में ही बैठी थी। उसको ऐसे बैठा देखकर उस लड़की की एक बार फिर चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी कि जंगल के सभी जानवर उस चीख से सहम गए और फिर एकदम से सन्नाटा हो गया। एक खौफनाक सन्नाटा, जैसे कभी वहाँ किसी का वजूद ही ना था। उस सुनसान जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई मध्यम सी और खौफनाक सांसें अपने नए शिकार की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।